हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द ऑनलाइन कोचिंग के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने आणविक कक्षक सिद्धांत की बात की थी और उसके लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं, स्कूल एग्ज़ाम पूछ सकते हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कशन कर लिया था। और आज हमें जो बात करनी है, थोड़ा सा हम उसके बारे में कुछ और चीज़ें रह गई थी, जैसे कि आणविक कक्षक और परमाणु कक्षकों में क्या अंतर होता है, और संयोजकता आबंध सिद्धांत और ये जो आणविक कक्षक सिद्धांत है इसमें क्या समानताएं और क्या अंतर हैं, और हाइड्रोजन बंध के बारे में आज हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की तरफ भी बढ़ेंगे। जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स है एनसीईआरटी बुक के, उनको भी हम सॉल्व करने की तरफ आज चलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आज जो लास्ट लेक्चर से रिलेटेड है वो है आणविक कक्षक और परमाणु कक्षकों में अंतर। आणविक कक्षकों और परमाणु कक्षकों में मुख्य अंतर क्या होता है। आणविक कक्षक तथा परमाणविक कक्षकों में अंतर। कक्षकों में अंतर, क्या अंतर है दोनों कक्षकों में, है ना। आणविक कक्षक तथा परमाणु कक्षकों में मुख्य अंतर अगर हम देखें तो सबसे पहले बात करते हैं, इधर हम क्या लेंगे, आणविक कक्षक की बात करेंगे। फिर हम परमाणविक कक्षक की बात करेंगे। बहुत सारे लोगों ने परमाणु कक्षक के बारे में, भाई लगभग सभी बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो परमाणु कक्षकों के बारे में लगभग बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते हैं। अब आणविक कक्षकों के बारे में हमने आपको आणविक कक्षक सिद्धांत में बताया था। तो चलिए देखते हैं आणविक कक्षक होते क्या हैं। भाई आणविक कक्षक जो होते हैं इनकी ऊर्जा सामान्यता हम बात करें तो इनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, कम होती है। क्या होती है इनकी ऊर्जा, आणविक कक्षकों की ऊर्जा सामान्यता क्या होती है, कम होती है। और जबकि परमाणु कक्षकों की बात करें तो इनकी ऊर्जा सामान्यता अधिक होती है, इनकी ऊर्जा अधिक होती है। ठीक है, और अगर दूसरी बात करें जो आणविक कक्षक होते हैं यह बहुकेंद्रित होते हैं। बहुकेंद्रित का मतलब हम क्या कह सकते हैं कि यह एक से अधिक नाभिकों के संपर्क में रहते हैं। ऐसा आपको हमने बताया कि भाई जब दो या दो से अधिक परमाणु कक्षक मिलते हैं तो समान संख्या में आणविक कक्षक बनाते हैं। तो जितने परमाणु कक्षक मिलेंगे भाई उतने आणविक कक्षक बनेंगे। तो एक आणविक कक्षक जितने परमाणु कक्षक मिले हैं सभी के नाभिकों के क्या होगा, संपर्क में रहता है, कांटेक्ट में रहता है। जबकि जो परमाणु कक्षक होते हैं ये क्या होते हैं, हमेशा एक केंद्रीय ही होते हैं। तो परमाणु कक्षक समानता कैसे होते हैं, एक केंद्रीय होते हैं। ठीक है, और अगर हम इनकी बात करें तो इनकी जो आकृति होती है वो जटिल होती है। इनकी आकृति कैसी होती है बेटा, इनकी आकृति जटिल होती है, जटिल होती है। किंतु अगर हम इनकी बात करें बेटा तो ये जो होते हैं इनकी आकृति सामान्यतः सरल होती है। तो इनकी आकृति क्या होती है, इनकी आकृति सरल होती है, सरल होती, ये सरल आकृति वाले होते हैं। फिर अगर हम चौथी बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो इन्हें सामान्यतः सिग्मा व पाई से, सिग्मा तथा पाई से दर्शाया जाता है, पाई से दर्शाते हैं। जबकि इन्हें बेटा इन्हें एस पी डी तथा एफ से दर्शाया जाता है। इतनी चीज़ें तो आपको पता ही है, दर्शाते हैं। और क्या होता है भाई, जो आणविक कक्षक होते हैं उनमें दूसरे परमाणु से, आणविक कक्षकों में दूसरे परमाणु से बंध बनाने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, मतलब समनाभिकी होते हैं। तो इनके अंदर हम क्या कह सकते हैं, इनमें अगर हम बात करें, इनमें अन्य परमाणुओं से बंध बनाने की, अन्य परमाणुओं से बंध बनाने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। जबकि एक परमाणु कक्षक जो होता है वो अन्य दूसरे परमाणुओं के कक्षकों से भी क्या कर सकता है, बंध बना सकता है, या दूसरे परमाणुओं से भी बंध बना सकता है। तो इनमें अन्य परमाणुओं से बंध बनाने की
बंध बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, प्रवृत्ति पाई जाती है। ये अन्य परमाणुओं के साथ बंध बना सकते हैं, आसानी से ये बंध बनाते हैं और बंध बनाने की में क्या होती प्रवृत्ति पाई जाती। इतनी चीज़ें क्लियर है सभी को? यस और नो? तो इसको नोट करिए जल्दी से, फिर हम लोग थोड़ा सा कुछ और पॉइंट की बात करते हैं। जल्दी से इसको चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे फिर आप नोट कर लीजिए तुरंत। तो आज ये चैप्टर का जो है लास्ट लेक्चर ही है, ठीक है। लाइव क्लास के टाइम पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा ये आज जो है अपलोडेड वीडियो ही मिलेगा आपको। और इसके बाद कल मंडे जब आएगा तो कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होगा वो आपको पता चल जाएगा। तभी तो फिलहाल इसकी बात ही हम लोग कर लेते हैं। चलिए, तो कुछ और अगर हम बात करें तो एक एक पॉइंट और जान लेते हैं। जैसे कि इनमें हम बात करें तो ये सामान्यतः अधिक स्थायी होते हैं, यह अधिक स्थायी होते हैं, मतलब परमाणविक कक्षा की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। आणविक कक्षक जो होते हैं वो परमाणविक कक्षकों की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। और यह तुलनात्मक रूप से, अगर हम तुलना करें आणविक कक्षकों से तो हम क्या कह सकते हैं, तुलनात्मक रूप से कम स्थायी है ना। और एक और लास्ट पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो इनमें संयोग करने वाले परमाणुओं के गुण पाए जाते हैं, परमाणुओं के गुण पाए जाते हैं। और बेटा इनमें केवल एक परमाणु का ही गुण पाया जाता है। भाई जिस परमाणु का परमाणुक कक्षक है उसी के गुण पाए जाएंगे, एक परमाणु के ही गुण पाए जाते हैं। ये इस तरीके से कुछ चीज़ें आपकी होंगी परमाणुक कक्षकों और आणविक कक्षकों में सामान्य अंतर की अगर हम बात करें, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया। चलिए इसके बाद हम देखेंगे कि जो आणविक कक्षक है इनको भरा कैसे जाता था। तो भाई आणविक कक्षक भी हमने आपको शायद बताया ही था कि जो आणविक कक्षक होते हैं वो एकदम समान रूप से परमाणुक कक्षकों पर लगने वाले नियमों का ही क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो अगर आपसे हमें पूछें कि आणविक कक्षकों को कैसे भरा जाएगा तो आणविक कक्षक 3 नियमों का पालन करते हैं। आणविक कक्षकों को भरने या आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरना। तो आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, तो बेटा आणविक कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो भरे जाएंगे वो कुछ इस तरीके से भरे जाएंगे। पहला, ये आपबाउ नियम का पालन करता है। आपबाउ नियम क्या होता है, पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कम ऊर्जा वाले कक्षकों में भरे जाते हैं और फिर ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उन्हें बढ़ते हम चले जाते हैं। दूसरा, ये हुंड के नियम का भी पालन करते हैं। भाई जितने भी कक्षक अगर एक समान स्तर पर, अगर जो कक्षक हैं उनकी ऊर्जा स्तर समान है, जैसे 3 समान ऊर्जा वाले कक्षक हैं तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे और फिर उन्हें प्रतिदिश क्या किया जाता है, युग्मित किया जाता है। तो यह नियम मतलब हुंड का नियम कि समान ऊर्जा स्तर वाले आणविक कक्षकों में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन समदिश भरे जाएंगे और अगर फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचते हैं तो उन्हें प्रतिदिश भरा जाता है। और तीसरा जो होता है ये पाउली अपवर्जन के नियम का भी पालन करता है, पाउली अपवर्जन नियम का भी पालन करता है। तो लगभग ये जो है आपके आणविक कक्षक भी परमाणुक कक्षकों की तरह सभी नियमों का पालन करते हैं। आपबाउ नियम का पालन करते हैं, हुंड नियम का पालन करते हैं और पाउली के अपवर्जन नियम का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। चलिए इतनी चीज़ें क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग जो जानेंगे वो जानेंगे संयोजकता आबंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या अंतर होते हैं।
चलिए चलिए तो अब हम जानते हैं संयोजकता आबंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत में क्या समानताएं हैं। तो देखिए आप लोग खुद से नोट करिएगा, हम बताते जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि देखिए दोनों ही जो आपके सिद्धांत हैं वो कक्षकों के अतिव्यापन पर, मतलब जो सहसंयोजी बंध है, सहसंयोजी बंध के निर्माण के लिए कक्षकों का अतिव्यापित होना जरूरी है। पहला पॉइंट ये, तो दोनों में समानता है। दूसरी समानता क्या है, दोनों ही कहते हैं कि जो अतिव्यापन होता है वो लगभग समान या फिर एकदम समान, या तो एकदम समान ऊर्जा वाले कक्षक होने चाहिए या तो फिर लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक होने चाहिए, तभी दोनों के बीच क्या हो सकता है, सहसंयोजक बंध का निर्माण हो सकता है या अतिव्यापन हो सकता है। तीसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा, तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा बेटा कि जो दो बंधित परमाणुओं के कक्षक होते हैं उनके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होते हैं वो दोनों नाभिकों के बीच में उपस्थित होते हैं। ये दोनों की क्या है, एक समान बातें। और इसके अलावा ये दोनों ही जो सिद्धांत हैं ये कक्षकों के, या हम कह सकते हैं सहसंयोजी बंध के, सहसंयोजी बंध की दिशात्मक प्रकृति के बारे में स्पष्ट रूप से हमें बताते हैं। और तीसरा लास्ट चीज़ जो इन्होंने बताया कि जो परमाणविक कक्षक होते हैं, जैसा कि आपके संयोजकता आबंध सिद्धांत परमाणविक कक्षकों की बात करता है, आणविक कक्षक सिद्धांत आणविक कक्षकों की बात करता है। तो परमाणविक कक्षक और आणविक कक्षक दोनों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के जो नियम होते हैं वो एक समान होते हैं। तो ये भी क्या है, दोनों में समानताएं हैं। तो सबसे पहली बात अगर हम आपसे बात करें, हमने क्या कहा कि दोनों में समानता है, भाई दोनों ही अतिव्यापन की बात करते हैं। लगभग समान और समान ऊर्जा के कक्षकों में ही अतिव्यापन होता है। जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है दोनों नाभिकों के बीच में केंद्रित होता है। और चौथी चीज़ अगर हम बात करें तो ये दोनों ही सहसंयोजक बंध की दिशात्मक प्रकृति को बताते हैं। और दोनों में इलेक्ट्रॉनों के भरने के जो नियम होते हैं वो सेम होते हैं। और असमानताएं तो हमने आपको आणविक कक्षक सिद्धांत के शुरुआत में ही बता दिया था। जैसे कि हम ये बताए थे कि जो हमारा सहसंयोजी सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत होता है, ये हमेशा पूर्ण बंध की बात करता है। या तो एक बंध बन सकता है, द्विबंध बन सकता है, त्रिबंध बन सकता है। लेकिन जैसे 1.5 जैसे अनुनाद में, या हमारे बहुत सारे ऐसे अणु हैं जहाँ पर क्या होते हैं, कुछ बंध जो फ्रैक्शनल होते हैं, जैसे 1.5 हो गया, 0.5 हो गया, 2.5 हो गया। तो इस तरह के बंध के बारे में हमें संयोजकता आबंध सिद्धांत नहीं बता पाता है, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत इसके बारे में हमें बताता है। एक अगर हम बात करें अनुनाद की, तो अनुनाद के रिस्पेक्ट में देखें तो अनुनाद हम आपको पढ़ाए ही हैं। तो जो सहसंयोजक या सहसंयोजकता आबंध सिद्धांत होता है वो अनुनाद में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है, लेकिन आणविक कक्षक सिद्धांत में अनुनाद की कोई भूमिका नहीं होती है, या अनुनाद के बारे में कोई इसमें डिस्कशन नहीं किया जा सकता है। और अगर हम देखें तो जो हमारा सहसंयोजी आबंध सिद्धांत है वो भाई उसकी जो गणनाएं हैं, उसकी जो कैलकुलेशंस है वो बहुत आसान है किसके कंपैरिजन में, आणविक कक्षक सिद्धांत की तुलना में। और एक और लास्ट बात करें, जैसे आणविक कक्षक सिद्धांत हमें ऑक्सीजन के बारे में बताता है कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है और उसकी व्याख्या भी करता है कि क्यों अनुचुंबकीय है, लेकिन सहसंयोजी आबंध सिद्धांत हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे पाता कि ऑक्सीजन अनुचुंबकीय व्यवहार क्यों दर्शाता है। तो ये दोनों में क्या है, कुछ असमानताएं हैं सहसंयोजी आबंध सिद्धांत और आणविक कक्षक सिद्धांत के अंदर। अब हम जो पढ़ेंगे, हमें मेन हमारा जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, हाइड्रोजन बंध के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बेटा, हाइड्रोजन बंध के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन बंध होता क्या है भाई, हाइड्रोजन बंध बहुत सामान्य सी चीज़ है। जब हाइड्रोजन अति विद्युत ऋणी परमाणुओं, और वो अति विद्युत ऋणी परमाणु कौन हो सकते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन। जब एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के अति विद्युत ऋणी परमाणु जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से आकर्षण बल द्वारा जुड़ता है या कोई बंध बनाता है, तो उसे हम बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन बंध। फिर से समझिएगा, और ये जो अणु होंगे वो ध्रुवीय अणु ही होंगे। तो जब किसी एक ध्रुवीय अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे ध्रुवीय अणु के अति विद्युत ऋणी परमाणुओं जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से बंध बनाता है, तो इस प्रकार के बंध को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं। हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं, जैसे कि हमने लिया हाइड्रोजन फ्लोराइड का एग्जाम्पल। ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का अणु है, ये दूसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का अणु है, ये तीसरा हाइड्रोजन फ्लोराइड का अणु है, फिर इसी तरह से हाइड्रोजन फ्लोराइड के ढेर सारे हमारे पास अणु हैं। अगर आप देखोगे तो ये एक हाइड्रोजन फ्लोराइड का जो अणु है, इस अणु का फ्लोरीन और इस अणु का हाइड्रोजन, इस अणु का फ्लोरीन और इस अणु का हाइड्रोजन,
अगर ये इस अणु का हाइड्रोजन इस अणु के फ्लोरीन से कोई बंध निर्माण कर रहा है, आकर्षण बंध बना रहा है, ये हमारा हाइड्रोजन बंध है। जैसे ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, इसका फ्लोरीन, इसका हाइड्रोजन, इसका फ्लोरीन, इसका हाइड्रोजन, इस तरीके से ये क्या है, हाइड्रोजन बंध का उदाहरण है कि हाइड्रोजन बंध यहाँ पे क्या होता है, जब किसी एक अणु के, अच्छा ये जो इन दोनों के बीच बना ये हाइड्रोजन बंध नहीं है, ये सामान्य सहसंयोजक बंध है। यहाँ पे इन दोनों के बीच जो बना है, या इन दोनों के बीच जो बना है, या इन दोनों के बीच जो बना है, ये सामान्य सहसंयोजक बंध है। लेकिन ये एक अणु का फ्लोरीन परमाणु दूसरे अणु के हाइड्रोजन परमाणु से आकर्षण बल द्वारा जुड़ा है, तो ये जो यहाँ पे बंध बन रहा है, ये बेटा हमारा क्या है, हाइड्रोजन बंध है। ये बंध हमारा क्या है, ये बंध हमारा हाइड्रोजन बंध है। सामान्यतः इसे हम 3 डैश की तरह या 3 डॉटेड लाइन के थ्रू शो करते हैं, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल लें, अगर वाटर की, तो वाटर की बात करो तो वाटर कुछ इस तरीके से होता है, जैसे हम कह सकते हैं पिंजरे नुमा संरचना में ये होता है ना, पिंजरे नुमा संरचना में ये होता है इस तरीके से। तो इसका बेटा ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से, इसका ऑक्सीजन इसके हाइड्रोजन से, है ना, फिर इसका भी जो एक हाइड्रोजन होगा वो दूसरे परमाणु के ऑक्सीजन से, कुछ इस तरीके से। फिर एक और जैसे ये आपका है ना, तो इसी तरीके से ये क्या होगा, देखो हाइड्रोजन, ये बना बंध, ये हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन से, फिर हाइड्रोजन, है ना, यहाँ पे तो भाई आकर्षण बल बना है और यहाँ पे भी बना है। ये देखो, ये क्या है, आपके सामान्य हाइड्रोजन बंध के उदाहरण है। तो जब किसी एक परमाणु का एक अणु का हाइड्रोजन परमाणु दूसरे अणु के फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन परमाणु से या कोई आकर्षण बल बनाता है या कोई बंध निर्माण करता है, उसी को हम हाइड्रोजन बंध कहते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः यह फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ही देखा जाता है, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ और परमाणुओं के साथ देखा जा सकता है। जैसे हम एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे हमारे पास अमोनिया है, तो अमोनिया क्या होती है भाई, NH3, ये जैसे हमने ले लिया NH3, यही हमारी, ये अमोनिया ही है, NH3, ठीक है। इसी तरीके से देखेंगे यहाँ पे आप NH3, तो इसका नाइट्रोजन इसके हाइड्रोजन से, इसका हाइड्रोजन इसके नाइट्रोजन से, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा भाई, बंध निर्माण होता जाएगा और ये एक परमाणु जो होंगे वो दूसरे परमाणु से, इसका एक परमाणु इसके दूसरे परमाणु से, इसी तरीके से ये क्या होते जाएंगे, बंध बनाते जाएंगे। तो इसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। सिंपल सा हाइड्रोजन बंध ऐसा बंध है जो एक अणु के हाइड्रोजन परमाणु तथा दूसरे अणु के नाइट्रोजन, फ्लोरीन या ऑक्सीजन परमाणु द्वारा बनाया जाता है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। तो चलिए दोनों प्रकार की भी बात कर लेते हैं जल्दी से, दोनों प्रकारों की भी बात कर लेते हैं, कौन से 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, तो पहला होता है अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध, अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, तो अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध वो होते हैं जब किसी एक ही अणु के अलग अलग परमाणु, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध मतलब एक ही अणु के विभिन्न स्थान पर लगे हुए परमाणु जब आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध निर्माण करते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे जैसे आपको हमने दिखाया, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, ऑर्थोनाइट्रो, ये फिनॉल है, और अगर इस पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लग गया भाई, ये नाइट्रो, तो ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है। तो इसमें एक OH इस पोजीशन पहली पोजीशन में लगा है, यहाँ पे दूसरी पोजीशन पे नाइट्रो लगा है। अब इसका हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंध बन गया भाई, इसके हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच हाइड्रोजन बंध बन गया। यही हमारा क्या है, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब जो हाइड्रोजन बंध है, देखो ये पूरा का पूरा एक ही अणु था, क्या नाम था इस अणु का, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, यही नाम था इसका, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो जब किसी एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बंध, एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बंध विभिन्न परमाणुओं के बीच पाया जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं बेटा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। इतनी बात क्लियर है, तो उसको क्या बोलते हैं, अंतः अणुक हाइड्रोजन। जैसे आपको एक और एग्जांपल देते हैं, सैलिसिलिक एसिड या सैलिसल्डिहाइड, आप कुछ भी ले लो, सैलिसल्डिहाइड ले लेते हैं, ये आपका OH और ये सैलिसल्डिहाइड है, इसका नाम क्या है, सैलिसएल्डिहाइड, सैलिसएल्डिहाइड। तो देखेगा यहाँ पे इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन से हाइड्रोजन बंध बना लिया।
अब ये पूरा का पूरा एक ही अणु है और एक ही अणु में अलग अलग परमाणुओं ने हाइड्रोजन बंध बनाया हुआ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध का उदाहरण हो जाएगा। इतनी चीज़ें क्लियर है बेटा सभी को? चलिए, तो अगर ये क्लियर है तो फिर हम दूसरे तरह का, इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग देखते हैं अगला जो हमारा होगा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। ये समझ गए, जब एक ही अणु में विभिन्न स्थानों पर लगे हुए परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो उसको हम बोलते हैं बेटा अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध या अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध क्या होता है, जब जो हाइड्रोजन बंध है वो दो अलग अलग परमाणुओं के अणुओं के बीच बने। जैसे अभी हमने ये देखा था ना, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, फिर हाइड्रोजन फ्लोराइड, इस तरीके से, कुछ इस तरीके से देखिएगा आप, ये एक अलग अणु है, ये एक अलग अणु है और दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है। ये एक अलग अणु था और ये एक अलग अणु था, इन दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बन रहा है। तो जब दो अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध बनता है उसको हम बोलते हैं अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, और जब एक ही में बन जाता है तो उसे हम बोलते थे अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। उम्मीद करते हैं ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। जैसे इसका एग्जाम्पल HF हो गया, ये हो गया आपका, और किसकी बात कर ले, अमोनिया में भी आपने देखा। हाँ, एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं, जैसे कि जो नाइट्रोफिनॉल है, भाई नाइट्रोफिनॉल एक और हो सकता है, कौन सा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये OH है, NO, ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इस पोजीशन को पैरा पोजीशन कहते हैं। अगर कोई ग्रुप यहाँ पे फिक्स हो गया, उसके जस्ट सामने वाली पोजीशन पैरा होती है, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल है। अब पैरा नाइट्रोफिनॉल में देखो, इन दोनों ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ने के कारण इनके बीच हाइड्रोजन बंध नहीं पाया जाएगा। तो फिर हाइड्रोजन बंध बनेगा कैसे, फिर बेटा ये इसका जो अगला अणु आएगा, इसका एक अगला अणु, ये अगला अणु जो आएगा, अब ये क्या करेगा, इसमें भाई इसका ऑक्सीजन और इसके हाइड्रोजन के बीच क्या बनेगा, हाइड्रोजन बंध बनेगा। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है, इसका नाम क्या है, पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल में बेटा अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि इसी के ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में क्या हमने देखा था, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध देखा था। वहाँ पे एक ही अणु बन गया था, यहाँ पे ये अलग अणु है, ये अलग अणु है, अलग अलग अणुओं के परमाणुओं के बीच बन रहा है, इसे हम अंतः अणुक कहते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर है, यस और नो? चलिए फिर हम लोग देखते हैं हाइड्रोजन बंध के क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगर किसी भी अणु में हाइड्रोजन बंध उपस्थित है तो उसके क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं। चलिए, हाइड्रोजन बंध के प्रभाव। तो हाइड्रोजन बंध का सबसे पहला प्रभाव तो जो पड़ता है वो होता है भौतिक अवस्था पर। भाई हाइड्रोजन बंध पाए जाने के कारण अणुओं की भौतिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अणुओं की भौतिक अवस्था भी परिवर्तित हो जाती है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि H2O द्रव होती है जबकि H2S गैस, इसका क्या रीज़न है। भाई ये जो H2S है ये भी 16वें वर्ग का तत्व है, सल्फर उसका हाइड्राइड है, ऑक्सीजन भी 16वें वर्ग का तत्व है, उसका हाइड्राइड है। तो ये दोनों ही 16वें वर्ग के तत्व के हाइड्राइड है। फिर भी इन दोनों के गुणों में, भाई एक ही वर्ग के जो तत्व होते हैं उनके गुण समान होने चाहिए, लेकिन फिर भी इन दोनों के गुणों में अंतर है। ये द्रव होती है और ये गैस होती है। इसका रीज़न क्या है, भाई H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है। H2O में हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है और हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनके जो परमाणु होते हैं, जो अणु होते हैं, संगुणित होकर द्रवावस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। जबकि H2S में क्या होता है, भाई H2S में आपके हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति होती, ये लिख दिया हमने, हाइड्रोजन बंध की अनुपस्थिति होती, जिस कारण से ये क्या होती, गैस अवस्था में पाई जाती है। इतनी चीजें सभी को क्लियर है। तो सबसे पहला तो हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण बेटा भौतिक अवस्था में क्या होता है, परिवर्तन होता है। दूसरा हम बता सकते हैं विलेयता, विलेयता की बात कर सकते हैं। अब आपको पता है, यह सामान्य बात है कि
कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं वो सामान्यतः जल में अविलेय होते हैं और कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। तो इसी तरह से जो आपका एल्कोहल है, एल्कोहल भी एक कार्बनिक विलायक, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन कार्बनिक यौगिक होने के बाद भी ये जल में क्या होता है, विलेय होता है। इसका रीज़न क्या है कि एल्कोहल कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक यौगिक है, किंतु यह जल में विलेय है। यह जल में क्या है बेटा, विलेय है, जिसका कारण क्या होता है, कारण होता है हाइड्रोजन बंध के कारण। हाइड्रोजन बंध के कारण ये जो एल्कोहल के अणु हैं, एल्कोहल के अणु ये जल के अणुओं के साथ क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, जिस कारण वो जल में क्या हो जाते हैं, विलेय हो जाते हैं। तो भौतिक अवस्था में भी परिवर्तन होता है, विलेयता में आपके परिवर्तन हो सकता है, गलनांक क्वथनांक बढ़ सकते हैं। भाई हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण परमाणुओं के बीच जो बंध अणुओं के बीच क्या हो जाएगा, एक बंध बन जाएगा। जैसे हम बात करें H2S और H2O, इन दोनों में कौन सा यौगिक है जिसका गलनांक क्वथनांक ज़्यादा होगा, हम कहेंगे H2O का। क्यों, H2O में अणुओं के बीच हाइड्रोजन बंध उपस्थित है, जबकि H2S के अणुओं के बीच कोई आकर्षण बल उपस्थित नहीं है, जिस कारण से यहाँ पे ये जो आपका H2O का गलनांक क्वथनांक होगा वो H2S की तुलना में ज़्यादा हो जाएगा। तो तीसरा जो प्रभावित होता है वो गलनांक क्वथनांक भी हम कह सकते हैं, गलनांक क्वथनांक भी प्रभावित होता है। और बेटा हम कह सकते हैं अणुभार भी प्रभावित होता है। चौथा, अणुभार भी प्रभावित होता है। अणुभार कैसे प्रभावित हो सकता है बेटा, जब हम एसिटिक अम्ल का सामान्य रूप से अगर हम एसिटिक अम्ल का प्रेक्षित अणुभार देखें तो कितना होता है, 60 होता है। लेकिन जब हम इसे विलयन में डाल देते हैं तो विलयन में डालने पर इसका जो अणुभार होता है, जो वाष्प घनत्व विधि से ज्ञात करते हैं, तो वाष्प घनत्व विधि से इसका अणुभार होता है 120 मिलता है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस कारण होता है बेटा, CH3COOH, ये है CH3COOH, दो एसिटिक अम्ल के जो अणु होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं, संगुणित हो जाते हैं, और हाइड्रोजन बंध के द्वारा संगुणित होने के कारण उनका अणुभार क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है या बढ़ जाता है। इतनी चीज़ें क्लियर हैं। और हाइड्रोजन बंध का प्रभाव जल के घनत्व में भी पड़ता है। तो जल का घनत्व जो होता है, जल का घनत्व, तो जल का घनत्व पर भी किसका, हाइड्रोजन बंध का प्रभाव पड़ता है। जैसा कि जो जल का घनत्व होता है वो उसकी ठोस अवस्था की तुलना में द्रव अवस्था में अधिक होता है। इसका कारण क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होती है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जल का घनत्व ठोस की तुलना में द्रव अवस्था में अधिक होता है, किस कारण से, हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण। तो ये तो बेटा आपकी क्या हो गई भाई, हाइड्रोजन बंध की बात हो गई, और यहीं पे ये चैप्टर जो है वो आपका क्या होता है, समाप्त होता है।